इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 9वां अध्याय है। इकाई 5 जन सुविधाएं। किसके लिए कौन सी सुविधाएं सरकार के तरफ से मिलना चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ी सी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, बाकी अगले साल अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अन्ना नगर, ये अन्ना नगर का चित्र है। ये राम गोपाल नगर का है। राम गोपाल अन्ना नगर। देखो यहाँ पर कुछ कहानी के साथ है। आमू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देख रहे हैं कि क्या क्या जल सुविधाएं शहर में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। यह है सौदापेट, जिसमें पद्मा है। ये जो गाड़ी धो रहा है उसका नाम है राम गोपाल, और इसका नाम है पद्मा। देखो किस तरह बाल्टी लगा लगा कर, केन लगा लगा कर कितनी किल्लत की जिंदगी हो जाती है ना। मैं तो बोलूंगा कि बाबू आप सब पढ़ो, पढ़ लिख कर ऐसा आदमी बनो कि मतलब लोगों के लिए तुम कुछ कर सको। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत कुछ करो। अगर 100 ही बिजनेसमैन कुछ करने लगेंगे तो धीरे धीरे देश प्रगति में आ जाएगा। जो नीचे कास्ट के भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा मकान में रहने को मिल जाएगा, सुविधाएं अच्छा हो जाएगा, सड़कें अच्छे हो जाएंगे, सुविधाएं अच्छी मिलेंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, आपके लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। 4 लोगों की दुआएं ले लेना, लेकिन कभी किसी की गाली मत लेना। जन सुविधाएं, ये है माडीपक्कम, ये चेन्नई का है माडीपक्कम। यहाँ पर शिवा रहता है। देखो कैसा एरिया है, कैसा वहां पे चोल मिलता है, वहां पर चोल लॉज बोलते हैं उसको। यह है मेलापुर का वाटर टैंक। सुब्रमण्यम, इनके पास पैसा है तो ये मंगा लेते हैं। चेन्नई के लोग और पानी, चेन्नई के लोगों को किस तरह पानी की कमी होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्री राम गोपाल जैसे अल्लाह अधिकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। अन्ना नगर में वह सरकारी कर्मचारी रहता है जिसका नाम है राम गोपाल। वहां पर पानी का छिड़काव होते रहता है। हरे भरे इलाका है, एकदम खुशहाल इलाका है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। वहां पर जो नल है वहां पर 24 घंटा पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल, जो वहां के अधिकारी हैं, श्री राम गोपाल नगर जिला निगम में वहां पर परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं। पानी की को भी कभी भी कम उनको किल्लत हो, दिक्कत हो तो अपने परिचित अफसर से बात करते हैं। फौरन उनके लिए पानी के एक टैंकर का इंतजाम हो जाता है। बाकी सबका नहीं पता। यहाँ पर चित्र देख रहे हो, टैंकर से पानी नल से पानी निकल रहा है और कितनी महिलाएं लाइन लगाकर हैं कि हम पानी भरेंगे तो हम पानी भरेंगे। मैं जब रहता था किराए के मकान में, मैं छपरा का एक ऐसा क्वार्टर था जहां पर पानी सुबह और शाम को आता था। कभी कभी भाग अच्छा था तो दोपहर में भी आ जाता था, लेकिन हमेशा नहीं। और कभी कभी 2 दिन तक मोटर खराब हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। 2 दिन तक वो चापाकल हैंडकल का पानी पीना पड़ता था। तो हैंडपंप का पानी ऐसा होता था बालू वाला, उसको लाकर रखो, रखने के बाद वो जमेगा, तब उससे नहाओगे, बाथरूम जाओगे, कुछ भी। पीने के लिए पानी दूसरे के घरों में से मांगना पड़ता था कि 1 बाल्टी पानी दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। तो ऐसे हालात थे। लेकिन अब जिस एरिया में है वहां पर कल हला सकते हैं, कल लगाकर हम पानी निकाल सकते हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मौलापुर, जो शहर के बाकी तरह इलाका है, वहां पर भी मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। जो सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है वहां पर भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध कराती है। 2 दिनों में 1 बार पानी लाकर देगा। कुछ लोगों की जरूरत निजी बोरवेल से पूरा हो जाता है। बोरवेल क्या, बोरिंग से पूरा हो जाता है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है, एकदम समुद्र जैसा, उतना भी नहीं, थोड़ा कम।
लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। पानी के पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगा लिया वाटर प्यूरिफाई करने वाला कौन मशीन है? आरओ है। तो आरओ लगा लिए हैं वो लोग, ठीक है। आरओ लगा दिए हैं तो टेंशन ही उनके पास नहीं है, पानी को तो प्यूरिफाई कर डालेंगे इसी तरह। फिर आगे देखते हैं, मडीपक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। हम भी पहले मंजिल पे ही रहते थे, इसलिए पानी भी ले जाने में दिक्कत होता था। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता था। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पाता था, अपने परिवार को चेन्नई लाता ही नहीं था। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता था और पीने के लिए बाजार से बोतल खरीदकर पीता था। अभी भी जिस इलाके में मैं रहता था वहां पर आरओ वाला पानी आता था कैन से। तो हम पहले लेते थे 20 लीटर का पानी, फिर लेने लगे 25 लीटर का पानी, जिसके अनुसार हम लोग 3 जन थे, मैं, मेरे भैया और मेरे पापा, तो पानी पीकर संतुष्ट हो जाते थे। पद्मा घरेलू नौकरानी है और पद्मा का जो कहानी बता रहे थे ऊपर, वो डब्बे लेकर थी, वो घरेलू नौकरानी है। वह सौदापेट जगह है चेन्नई का, तो सौदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। झुग्गी बस्ती झोपड़पट्टी में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपया है, माहवार है 650। वो चेन्नई में वो लोग तमिल बोलते हैं ना, तमिल में माहवार बोलते हैं रुपया को। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत, ना ही उसके पास शौचालय है उस झुग्गी में। झुग्गी और झोपड़ी में शौचालय कहाँ से बनेगा? नहीं बनता है ना। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। केवल गिनकर 20 मिनट के लिए पानी आता है। बताओ 20 मिनट में कितने लोग भरेंगे उसमें से पानी? इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिल जाता है। 3 बाल्टी पानी भर सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। इसी पानी को लोग नहाने धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बोरवेल से पानी आता है। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता है। गर्मियों के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत सारे परिवार को पानी भी नहीं मिलता है। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। सब काम धाम छोड़कर घंटों इंतजाम करो और उसका इंतजार करो। इसीलिए जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो आगे जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि सरकार और मैनेजमेंट आपको बढ़ने ही नहीं देगा। जब आप सरकार को हरा कर आगे बढ़ोगे ना, तो उन लोगों को खटकता है। इसीलिए आए दिन सुनते हो कि जो फेमस हो रहा है उनकी हत्याएं हो रही है, लेकिन हर किसी का संभव नहीं हत्या कर देना ना। बाकी जो कमजोर लोग हैं उन्हीं का हत्या कर सकता है कोई भी। जो स्ट्रांग है उसका हत्या थोड़े कर देगा लोग। ये देखो दल्ली जल, यहाँ पर दल्ली जल लिखा हुआ है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, मूलभूत अधिकार में पानी का भी अधिकार आता है। सरकार को पूरा करके देना पड़ेगा। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। अगर हम अच्छे पानी को पिएंगे, अच्छे पानी से नहाएंगे, तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच पाएंगे। लेकिन हम आश्चर्यचकित तब हो जाते हैं कि कोई इंसान शहर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, पानी का किल्लत होता है उसको, लेकिन वो भी अपने गांव जब जाएगा तो वहां पर इतना पानी खत्म करता है, इतना पानी खर्चा करता है। देखो ऐसे स्थिति वाले लोग ही जाकर वहां पर पानी के लिए दिक्कत झेलते हैं। अपनी मानसिकता ठीक कर लो, आपको हर जगह ठीक मिलेगा व्यवस्था। लेकिन मानसिकता खराब
तो ऊपर वाला भी देखता है, बेटा तुम जाओगे कहाँ, तुमको तो हम ले ही बीतेंगे। ये ऊपर वाले का कहना है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों से सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, भारत में मतलब ऐसा एक देश है। दस्त ये एक बीमारी है, स्किन डिजीज है, पेचिश भी है, हैजा भी है। ये सब बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा मौत हुआ है इस बीमारी के कारण। हैजा होता था ना तो समझ लो उस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जिंदा कब बचेगा, 3-3 हजार का एक सुई आता था, जिसमें से एक में 3 लोगों को पड़ता था। मतलब 1,000 का एक सुई पड़ता है, तभी हैजा ठीक हो सकता था उस जमाने में। अभी तो है कि टीका लग जाता है बचपन में ही, बच्चा ठीक। हर बच्चे को टीका लगाया जाता है जब वो 2 साल का करीब में रहता है। 2 से 3 साल के बीच में उसको सब टीका लगा दिया जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम उसका बढ़ जाता है, मतलब उसका पाचन शक्ति जो होता है, अंदरूनी ताकत, वो बढ़ा दिया जाता है इंजेक्शन देकर। उनमें उनका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 16,000 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। और पानी के दिक्कत के कारण ही हर दिन 16,000 लोग पानी के वजह से मारे जाते हैं। किसी को पानी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, कोई अच्छा पानी नहीं पीता है तो मर जाता है, कई लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं। हम जब क्लास में थे तो टीचर बोलती थी, चाहे टीचर बोलते थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब। एक दिन हमारे जो मित्र हैं वो क्या किए कि बोतल लिए, बोतल से अपने चुल्लू में पानी लिए और उसमें अपना सिर ढुका रहे थे, मतलब सिर को अंदर डाल रहे थे। और फिर मैम से पूछे, मैम मेरा सिर तो इसमें जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं चुल्लू भर पानी में कैसे डूब मरूं। तो मैम आई, पहले तो पीटी, फिर बोली, अरे बेवकूफ कहावत है ये, कहा जाता है मतलब शर्मसार हो जाओ, शर्मिंदा, मतलब शर्म नहीं आता क्या तुमको, ऐसा बोलना चाहती थी। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं और 16,000 जो भारतीय मारे जाते हैं उसमें 5 साल से कम आयु वाले बच्चे, उम्र वाले बच्चे भी होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो, अगर लोगों के पास पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए तो इन मौतों को रोका जा सकता है। ये जो मौत हो रहा है 16,000 प्रतिदिन, इसको रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है कि पानी का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। और सरकार की भी ये जरूरत है कि पानी मुहैया करवाए। और व्यक्तियों का हर व्यक्ति का यह अधिकार भी है कि दैनिक जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए दैनिक जरूरत पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए और मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसको बोलेगा। कहने का मतलब यह है कि पानी पीने तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए और पानी पीने का हमारे पास सार्वजनिक पहुंच होना चाहिए कि पानी आसानी से मिल सके। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलूं तो सब किसी को पानी मिलना ही चाहिए। उच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय तमिलनाडु में वहां पर है, चेन्नई में ही आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल, पीने वाले जल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। तो 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर, मतलब हैदराबाद में महबूबनगर है, महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्रों के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया गया।
क्या दोहराया गया? पत्र भेजने वाला किसान की शिकायत थी कि जो पत्र भेजा था किसान, उसकी शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलाधार नदी में विषैले रसायन छोड़ रहा है, चाहे छोड़ रही है। वो कंपनी विषैले पदार्थ को, केमिकल को छोड़ रही है। उसे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है, जो भूमि के अंदर का पानी है वो दूषित हो रहा है, और जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। और जो पानी हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए, उसको वो गंदा कर रहा है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं, पीने वाला पानी, कि 25 लीटर पानी सब किसी को मिलेगा। तो ये जिला कलेक्टर का काम हो गया। जिला कलेक्टर अपने अधिकारियों को बोलेगा तो उस तरह पानी मुहैया करवा दिया जाएगा। जन सुविधाएं, लोगों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। पानी तो ठीक है, पानी के अलावा भी कुछ सुविधाएं और भी देनी चाहिए, जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछला साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता की इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। बिजली होनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन मतलब बस होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, ये सब ठीक है। विद्यालय भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, ये सब अनिवार्य हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। जैसे में जो लोगों के सुविधाओं के लिए काम आता हो उसी को जन सुविधाएं बोलते हैं, जिसमें बिजली, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज, ये सब आते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता, ये लोग शुद्ध जल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट और प्रचार हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इधर को भी बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी जन सुविधाएं की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद, एक बार अगर वो निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर जन सुविधाएं शुरू हो गया तो उसका इस्तेमाल बहुत लोग कर सकता है। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चे को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, कोई बिजली से कमा सकता है। किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। पहले तेल पर चलता था लेकिन अब बिजली पर चलता है। लोग बिजली से चलने वाले छोटे मोटे वर्कशॉप तो खोल सकते हैं, मतलब बिजली से जो चलता है ना, छोटा मोटा दुकान चाहे कुछ भी कारखाना खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा हो सकता है। और अगर ये सब खोल कर दें तो गांव के अधिकांश, मतलब सबको तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 70% लोगों को फायदा हो सकता है। फायदा लेने के लिए हर लोग फायदा लेता है। हमारे गांव में जब नल जल योजना चालू हुआ तो लोग बोलते थे हम ना लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में टैक्स लगेगा, ऐसे ही लोग बोलते थे, पैसा लगेगा। लेकिन पैसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सरकार अच्छा बना कर देगा तो ना। सरकार बनाया और अगले महीने टूट गया तो कौन बात का पैसा है? सरकार की भूमिका यह हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टाइमिंग है 9 से 4 दिन में, और आप कमेंट कभी भी कर सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा।